नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की गहराई में उतरने वाले हैं। बात करेंगे लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 सीई के भारत की। हमारे पास कुछ खास स्रोत हैं, मतलब खासकर महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के कुछ अंश। ये हमें उस समय के समाज की एक अनोखी झलक देते हैं। जी बिल्कुल, और ये झलक बहुत स्तरों पर है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए उस समय की रिश्तेदारी, विवाह के नियम, जाति व्यवस्था और सामाजिक स्थिति से जुड़े जो विचार थे और जो असलियत थी, उसे थोड़ा परत दर परत समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन जटिलताओं को थोड़ा आसान बना सकें। अच्छा, तो हमारा मुख्य स्रोत है महाभारत। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा श्लोक, और इसे बनने में कहते हैं करीब 1000 साल लगे। हाँ, लगभग 1000 साल। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही में। और ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की लड़ाई की कहानी नहीं है ना, ये तो उस दौर के समाज का, नियमों का, मान्यताओं का एक तरह से खजाना है। बिल्कुल, इसमें आपको सामाजिक ताना बाना पूरा दिखाई देता है। और हम सिर्फ महाभारत ही नहीं, कुछ दूसरे ग्रंथों और शिलालेखों को भी देखेंगे। हाँ, तो चलिए फिर इस जानकारी के सागर में उतरते हैं। पहले महाभारत की ही बात करते हैं। 1000 साल में बना ग्रंथ, करीब 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर, कमाल है। इसमें मुख्य कहानी तो युद्ध की है, पर जैसा आपने कहा, सामाजिक व्यवहार के नियम भी खूब भरे पड़े हैं। हाँ, और इसकी जटिलता को समझने के लिए ही ना 1919 में एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ था। विद्वान थे V.S. सुखथनकर, उनके नेतृत्व में। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, वो क्रिटिकल एडिशन वाली बात। जी बिल्कुल, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना। उन्होंने पूरे देश से संस्कृत की पांडुलिपियां जुटाई, उनकी तुलना की, ताकि एक ऐसा मूल पाठ तैयार हो जो सबके करीब हो। और इसमें तो दशकों लग गए शायद। बिल्कुल, 47 साल लगे। बहुत बड़ा, बहुत धैर्य वाला काम था ये। सच में? तो इस कोशिश से क्या खास बातें सामने आई है? देखिए, 2 मुख्य बातें निकली। एक तो ये कि कहानी के जो कई मुख्य तत्व थे वो कश्मीर से लेकर केरल तक, मतलब पूरे उपमहाद्वीप में एक जैसे थे। अच्छा, यानी एक यूनिटी थी। हाँ, एक तरह की। लेकिन दूसरी बात ये थी कि क्षेत्रीय भिन्नताएं भी गजब की थीं। बहुत ज्यादा फर्क भी थे अलग-अलग जगहों पर। तो ये भिन्नताएं क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि कैसे जो बड़ी मुख्य परंपराएं थीं और जो स्थानीय विचार या रीति रिवाज थे, उनके बीच हमेशा एक संवाद चलता रहता था। कभी तालमेल बैठता था, कभी टकराव भी होता था। मतलब ये ग्रंथ एक तरह से अलग-अलग आवाजों और विचारों का संगम है। बिल्कुल सही कहा। इसमें कहानियां भी हैं जिन्हें हम कथात्मक या नैरेटिव हिस्से कहते हैं, और उपदेश भी हैं जो सामाजिक नियम कायदे बताते हैं, डिडैक्टिक हिस्से। हाँ, और इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये उपदेश वाले हिस्से बाद में जोड़े गए होंगे। ऐसी संभावना जताई जाती है। जी, दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत परंपरा में इसे इतिहास कहा गया। इतिहास? मतलब ऐसा ही था? हाँ, डज इट वॉज। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वाकई उस समय का हूबहू चित्रण का या एक आदर्श प्रस्तुत करता था? ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। रिश्तेदारी और विवाह पर आते हैं। महाभारत में पितृवंशिकता का जिक्र आता है। हाँ, पितृवंशिकता यानी पैट्रिलिनी। ये विचार महाभारत की कहानी में बहुत मजबूती से रखा गया है। मतलब वंश पिता से पुत्र फिर पौत्र को चलेगा। सत्ता और संपत्ति भी इसी तरह मिलेगी। जैसे पांडवों की जीत के बाद युधिष्ठिर राजा बने। बिल्कुल। और ज्यादातर राजवंश कम से कम 6ठी सदी ईसा पूर्व से इसी व्यवस्था को मानते थे, या कम से कम ऐसा दावा तो करते ही थे। दावा करते थे, लेकिन क्या असल में हमेशा ऐसा ही होता था? कोई अपवाद नहीं थे? अपवाद क्यों नहीं थे? बिल्कुल थे। देखिए, अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता था तो कभी उसका भाई गद्दी संभाल लेता था, कभी कभी दूसरे रिश्तेदार भी आ जाते थे। और महिलाओं का क्या वो कभी सत्ता में आई? हाँ, ऐसे भी उदाहरण है। प्रभावती गुप्त का नाम आता है जिन्होंने सत्ता संभाली थी। तो कह सकते हैं कि पितृवंश भले ही एक आदर्श रहा हो, पर जमीनी हकीकत हमेशा उतनी सीधी साधी नहीं थी। हाँ, यहाँ तक कि ऋग्वेद के मंत्रों में भी, जो शायद 1000 ईसा पूर्व के हैं, पुत्रों की कामना तो दिखती है। जी, लेकिन वो भी शायद एक आदर्श ही दिखाता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा की सच्चाई हो। अच्छा, तो अगर बेटों को वंश चलाने के लिए इतना जरूरी माना गया, तो बेटियों की स्थिति क्या थी इस व्यवस्था में? बेटियों को ना इस व्यवस्था में थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाता था। पिता की संपत्ति पर उनका सीधा हक नहीं माना जाता था। तो फिर उनका क्या होता था? उनका विवाह अपने गोत्र या कुल से बाहर करना, जिसे बहिर्विवाह
या एक्सोगमी कहते हैं, वो आदर्श माना जाता था, खासकर ऊंची जातियों में। और पिता के लिए बेटी का कन्यादान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। विवाह के नियमों की बात चली है तो ये नियम कितने पक्के थे? क्या सबके लिए एक जैसे थे? देखिए, नियम बनाने की कोशिश तो हुई थी। करीब 500 ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखने शुरू किए। जैसे मनुस्मृति। हाँ, मनुस्मृति उनमें सबसे ज्यादा जानी जाती है, जो शायद 200 ईसा पूर्व से 200 सीई के बीच बनी, और उसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 8? हाँ। अच्छा, और क्या सारे मान्य थे? नहीं, यही बात है। पहले 4 को अच्छा माना गया, बाकियों की निंदा की गई। तो शायद ये बाकी के तरीके वो थे जो ब्राह्मणीय नियमों से मेल नहीं खाते थे, पर समाज में शायद प्रचलित रहे होंगे। एक और व्यवस्था थी, गोत्र व्यवस्था। उसके क्या नियम थे और क्या वो हमेशा माने जाते थे? हाँ, गोत्र व्यवस्था भी काफी पुरानी है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से। खासकर ब्राह्मणों में ये प्रथा थी कि लोगों को गोत्रों में बांटा जाता था। हर गोत्र किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। और इसके नियम क्या थे शादी को लेकर? मुख्य नियम 2 थे। पहला, शादी के बाद महिला को पति का गोत्र अपनाना होगा, और दूसरा, एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी, मतलब बहिर्विवाह का नियम यहाँ भी था। लेकिन क्या ये नियम पत्थर की लकीर थे? क्या सब मानते थे इसे? यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। दक्कन में राज करने वाले सातवाहन राजाओं को देखिए, जो लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी सीई तक थे। हाँ, सातवाहन। उनके शिलालेखों से कुछ अलग पता चलता है क्या? बिल्कुल अलग। कई सातवाहन रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल किया, जैसे गौतम गोत्र या वशिष्ठ गोत्र। ये तो ब्राह्मणी नियम के साफ खिलाफ था। अरे, ये तो बड़ी बात है। और सुनिए, इतना ही नहीं, कुछ रानियां तो उसी गोत्र की थी जिस गोत्र के राजा थे। क्या बात कर रही हैं? मतलब अपने ही गोत्र में शादी? हाँ, ये साफ तौर पर अंतर्विवाह यानी एंडोगैमी या कहिए सगोत्र विवाह का उदाहरण है। ये ब्राह्मणीय नियम के एकदम उलट था, लेकिन लगता है दक्षिण भारत के कुछ समुदायों में ये प्रथा प्रचलित थी। तो इससे ये साबित होता है कि नियम भले ही बना दिए गए हों, पर व्यवहार में विविधता थी। बिल्कुल। नियम और व्यवहार में हमेशा एक फासला हो सकता था, और था भी। सातवाहन राजाओं के बारे में एक और बात कही जाती है। उनके नाम अक्सर माँ के नाम से जुड़े होते थे, जैसे गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी। हाँ, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र। इसे मात्र नामिक या मेट्रोनॉमिक्स कहते हैं। ये चलन उनमें था। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वहां मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, मतलब माँ का शासन चलता था? नहीं, ये निष्कर्ष निकालना शायद जल्दबाजी होगी। नाम माँ से जुड़ा होना माँ के महत्व को जरूर दिखाता है, लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकार तो पितृवंशीय ही था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। अच्छा, तो ये पितृवंश व्यवस्था के अंदर ही एक अलग चलन था। जी, कह सकते हैं। चलिए महाभारत पर वापस आते हैं। एक चीज जो आज भी लोगों को चौंकाती है वो है द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह, बहुपति प्रथा या पॉलीएंड्री। क्या ये उस समय आम बात थी? देखिए, ग्रंथ खुद इसके कई स्पष्टीकरण देता है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि शायद इसे लिखने वाले भी इसे बहुत सामान्य नहीं मान रहे थे। हाँ, जैसे कभी कहा जाता है कि पांडव इंद्र के अवतार थे, या द्रौपदी ने पिछले जन्म में शिव से 5 बार पति मांग लिया था। बिल्कुल, ये इतने सारे स्पष्टीकरण शायद यही दिखाते हैं कि ये प्रथा भले ही कभी ऊंचे वर्ग में रही हो, पर धीरे धीरे ब्राह्मणीय नजरिए में अमान्य सी हो गई थी। तो ये कहाँ प्रचलित थी या क्यों थी? हो सकता है ये हिमालय के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित रही हो, जहां आज भी इसके कुछ रूप मिलते हैं, या शायद युद्ध जैसी खास परिस्थितियों से जुड़ी हो, जब पुरुषों की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि साहित्य हमेशा समाज का सीधा आईना नहीं होता। उसकी अपनी कहानी कहने की जरूरतें भी होती हैं। सही कहा। चलिए अब समाज के ढांचे पर आते हैं। वर्ण व्यवस्था, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में इसका क्या आदर्श बताया गया था? इन ग्रंथों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये विभाजन किस आधार पर था? ब्राह्मणों का दावा था कि ये व्यवस्था दैवी है, मतलब ईश्वर ने बनाई है। वो अक्सर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला देते थे, और ये जन्म से तय होती थी। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र सबसे नीचे। बाद में अस्पृश्य या पंचम वर्ण की अवधारणा भी आई। और हर वर्ण के लिए कुछ खास काम तय थे। क्या इसे सख्ती से लागू करने की कोशिश होती थी? हाँ, मोटे तौर पर हर वर्ण के लिए आदर्श काम तय थे,
जैसे ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, क्षत्रियों का युद्ध, शासन, न्याय करना, वैश्यों का कृषि, पशुपालन, व्यापार और शूद्रों का बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। और इसे लागू कौन करवाता था? ब्राह्मण राजाओं को सलाह देते थे कि वे इस व्यवस्था को बनाए रखें और लागू करवाएं। महाभारत में वो एकलव्य वाली कहानी है ना? हाँ, एकलव्य की कहानी, जहां गुरु द्रोण उसे सिखाने से मना कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो निषाद था, शिकारी समुदाय से, क्षत्रिय नहीं था। तो ये कहानी शायद इसी नियम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हुई कि विद्या या अधिकार वर्ण के अनुसार ही मिलने चाहिए। लेकिन क्या असलियत में राजा हमेशा क्षत्रिय ही होते थे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है? इतिहास देखें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मौर्य वंश को ही लीजिए, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उनकी उत्पत्ति पर ही कितना विवाद है। हाँ, सुना है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, पर ब्राह्मण ग्रंथ निम्न कुल का कहते हैं। सही। और उनके बाद जो शुंग और कण्व वंश आए, वो तो ब्राह्मण थे। अरे हाँ, ब्राह्मण राजा। और फिर शक राजाओं को देखिए, जिन्हें ब्राह्मण म्लेच्छ कहते थे, यानी बाहरी या असभ्य। वो भी यहाँ शासक बने और संस्कृत परंपराओं से भी जुड़े। राजा रुद्रदामन का नाम आता है इसमें। और सातवाहन, उनका क्या था? उनका मामला तो और भी दिलचस्प है। राजा गौतमीपुत्र सिरी सातकनी, वो खुद को एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहते थे और साथ ही क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला भी। क्या बात है! ब्राह्मण होकर क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला। हाँ। और मजे की बात यह है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाए रखने का दावा भी किया, पर साथ ही शक राजा रुद्रदामन के परिवार से वैवाहिक संबंध भी बनाए, जिन्हें वो खुद ही म्लेच्छ मानते थे। वाह, ये तो बहुत पेचीदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असलियत में ताकत और समर्थन ज्यादा मायने रखते थे, ना कि सिर्फ जन्म या वर्ण। लगता तो यही है। ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक हकीकत जो थी, वो नियमों से कहीं ज्यादा जटिल और लचीली थी। सत्ता उसके लिए खुली थी जो समर्थन और संसाधन जुटा सके, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। वर्ण व्यवस्था एक आदर्श ढांचा जरूर था, पर जमीन पर उसमें काफी उतार चढ़ाव और विरोधाभास थे। अच्छा, वर्ण के अलावा एक और शब्द इस्तेमाल होता है, जाति। इसमें और वर्ण में क्या फर्क था? देखिए, वर्ण तो 4 ही तय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर जातियां जो जन्म पर ही आधारित थीं, उनकी संख्या अनगिनत थी। अनगिनत? वो कैसे? जब भी व्यवस्था का सामना किसी नए समूह से होता था, मान लीजिए जंगल में रहने वाले निषाद या कोई नया पेशा करने वाले लोग जैसे सुनार, सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों के खांचे में फिट करना मुश्किल होता, तो उन्हें अक्सर एक अलग जाति मान लिया जाता था। अच्छा। तो जातियां पेशों से भी जुड़ जाती थी। हाँ, अक्सर। और कभी-कभी एक ही पेशे वाली जातियां मिलकर अपनी श्रेणी या गिल्ड, मतलब एक तरह का व्यावसायिक संघ बना लेती थीं। क्या इन श्रेणियों के बारे में हमें कोई ठोस जानकारी मिलती है, शिलालेख वगैरह से? हाँ, कभी-कभी मिलती हैं। जैसे मंदसौर, जो आज मध्य प्रदेश में है, वहां से 5वीं सदी का एक शिलालेख मिला है। वो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के बारे में बताता है। अच्छा। क्या लिखा है उसमें? वो बताता है कि ये बुनकर मूल रूप से गुजरात के लाट प्रदेश के थे, पर वहां के राजा की कीर्ति सुनकर वो मंदसौर आ गए। और दिलचस्प बात यह है कि वहां आने के बाद उनमें से कुछ ने बुनकरी छोड़कर दूसरे पेशे भी अपना लिए। अच्छा। कोई तीरंदाज बन गया, कोई सैनिक, कोई ज्योतिषी। अरे वाह, मतलब पेशा बदल भी सकते थे। लगता तो है। कम से कम इस मामले में तो ऐसा हुआ। और उन सब ने मिलकर अपनी कमाई से सूर्य देवता का एक बहुत शानदार मंदिर बनवाया। ये दिखाता है कि जातियों और पेशों के बीच थोड़ी बहुत गतिशीलता थी और लोग सामूहिक रूप से बड़े काम भी करते थे। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, भारत में तो हमेशा से बहुत विविधता रही है। क्या ऐसे भी समूह थे जो इन ब्राह्मणी नियमों से, वर्ण जाति से पूरी तरह अछूते थे? निश्चित रूप से बहुत सारे समूह थे, जैसे जंगलों में रहने वाले शिकारी संग्राहक, जिन्हें अक्सर निषाद कहा गया, या फिर घुमंतु पशुचारक। ये लोग ब्राह्मणीय विचारों से ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तो संस्कृत ग्रंथों में इनके बारे में क्या कहा गया? उन्हें अक्सर थोड़ा अजीब या असभ्य या कभी-कभी म्लेच्छ भी कहा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई संपर्क नहीं था। विचारों का, कहानियों का आदान प्रदान तो होता ही था। जैसे? कोई उदाहरण है महाभारत में? हाँ, महाभारत में ही भीम का हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से विवाह होता है। राक्षसी शायद ऐसे ही किसी समूह की स्त्री के लिए इस्तेमाल हुआ हो। और उनके बेटे घटोत्कच ने तो युद्ध में पांडवों की बहुत मदद की। तो ये संपर्क और आदान प्रदान दिखाता है। समाज में एक और विभाजन था जो बहुत दुखद है,
अस्पृश्यता या छुआछूत का, ये कैसे विकसित हुआ? देखिए, ब्राह्मणों ने शुद्धता और अशुद्धता की एक धारणा विकसित की, पवित्रता और अपवित्रता। कुछ काम ऐसे माने गए जो प्रदूषित करते हैं, जो अपवित्र हैं, जैसे कौन से काम? जैसे शवों को संभालना या मरे हुए जानवरों की खाल निकालना वगैरह। इन कामों को करने वालों को चांडाल कहा गया और उन्हें सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे, मतलब वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा गया। और उनके साथ व्यवहार कैसा होता था? बहुत बुरा। उनका स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी ऊंची जातियों के लोगों के लिए अपवित्र करने वाला माना जाता था। मनुस्मृति में तो उनके लिए बहुत कठोर नियम लिखे हैं। क्या नियम थे? कि उन्हें गांव के बाहर रहना होगा, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने होंगे, मृतकों के कपड़े पहनने होंगे, रात में शहर या गांव में घूमने की मनाही होगी, वगैरह वगैरह। बाद में चीनी यात्री जो आए, जैसे फाहियान और ह्यूएनसांग, उन्होंने भी लिखा है कि ऐसे लोगों को सड़क पर चलते हुए आवाज करनी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग उनके रास्ते से हट जाएं, उनसे अपवित्र ना हो जाएं। ये तो बहुत भयावह है। क्या इन समूहों ने अपनी इस स्थिति को बिना किसी सवाल के चुपचाप स्वीकार कर लिया? ऐसा कहना मुश्किल है। हमें दूसरे स्रोतों में, खासकर बौद्ध कथाओं में, एक अलग नजरिया मिलता है। अच्छा। जैसे एक कथा है मातंग जातक, ये पाली भाषा में है। इसमें बोधिसत्व यानी बुद्धा अपने पिछले जन्मों में से एक में खुद एक चांडाल के घर जन्म लेते हैं। ओह, और कहानी क्या कहती है? कहानी दिखाती है कि कैसे वो जन्म पर आधारित भेदभाव और ऊंची जाति के घमंड पर सवाल उठाते हैं। वो तर्क देते हैं कि असली श्रेष्ठता जन्म में नहीं बल्कि अच्छे गुणों और आचरण में है। एक तरह से ब्राह्मणीय व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि विरोध की स्वर भी थे। चलिए, अब बात करते हैं संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार की। महाभारत का वो द्यूत क्रीड़ा वाला प्रसंग याद है, जब युधिष्ठिर सब हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं? हाँ, वो तो बहुत ही मार्मिक और विवादास्पद प्रसंग है। इससे संपत्ति पर अधिकार को लेकर क्या सवाल उठते हैं? क्या पत्नी पति की संपत्ति मानी जाती थी? ये बहुत अहम सवाल उठता है उस प्रसंग से, और सभा में इस पर बहस भी होती है कि युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था भी या नहीं, खासकर जब वो खुद को हार चुके थे। ये दिखाता है कि ये मुद्दा उस समय भी जटिल था, इस पर एक राय नहीं थी। और सामान्य नियम क्या थे संपत्ति के बंटवारे के? मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उनकी पैतृक संपत्ति बेटों में बराबर बांटी जानी थी। हालांकि ज्येष्ठ पुत्र को शायद एक विशेष हिस्सा मिलता था। और महिलाओं का क्या? क्या उनका कोई हक नहीं था? पिता की संपत्ति पर उनका सीधा दावा नहीं माना जाता था। क्या महिलाओं के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं हो सकती थी? वो स्त्रीधन का जिक्र आता है, वो क्या था? हाँ, स्त्रीधन एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी। महिलाओं को विवाह के समय जो उपहार मिलते थे, पिता से, भाई से, पति से, उन पर उनका अपना अधिकार माना जाता था। इसे स्त्रीधन कहते थे। तो इस पर पति का हक नहीं होता था? सैद्धांतिक रूप से नहीं। ये माना जाता था कि स्त्री धन पर उनकी संतान का अधिकार होगा। लेकिन मनुस्मृति में ये भी चेतावनी दी गई है कि महिलाएं पति की इजाजत के बिना कोई पारिवारिक संपत्ति या अपना कोई कीमती सामान भी गोपनीय जमा ना करें। अच्छा, तो नियंत्रण फिर भी पुरुषों का ही ज्यादा था? हाँ, कुछ अपवाद जरूर थे, जैसे हमने प्रभावती गुप्त की बात की, जिन्होंने भूमि दान भी किया था, जो बड़ी बात थी। पर ज्यादातर सबूत यही दिखाते हैं कि जमीन, मवेशी, धन जैसी जो मुख्य उत्पादक संपत्ति थी, उस पर पुरुषों का ही नियंत्रण ज्यादा था। संपत्ति तक पहुंच में ये जो अंतर था, इसने समाज में लैंगिक भेद को और गहरा किया होगा। क्या संपत्ति पर अधिकार वर्ण के हिसाब से भी बंटा हुआ था? मतलब क्या ये माना जाता था कि कुछ वर्ण ज्यादा धनी होंगे? ब्राह्मणीय नियमों के हिसाब से देखें तो हाँ, शूद्रों का काम तो सेवा करना बताया गया था, तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो संपत्ति जमा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ब्राह्मण और क्षत्रिय धन कमा सकते थे, और ग्रंथों में अक्सर राजाओं और पुरोहितों को धनी दिखाया भी गया है। पर क्या हमेशा ऐसा होता था? क्या गरीब ब्राह्मण नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। गरीब ब्राह्मणों का जिक्र भी मिलता है। तो आदर्श और यथार्थ में यहाँ भी अंतर था। लेकिन क्या सभी इस व्यवस्था को कि वर्ण के आधार पर ही धन होना चाहिए मानते थे? क्या कोई विरोध था? हाँ, बौद्ध धर्म ने इस विचार का काफी विरोध किया। उन्होंने जन्म आधारित श्रेष्ठता को तो नकारा ही, संपत्ति के इस तरह के वर्ण आधारित बंटवारे पर भी सवाल उठाए। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, मध्यम निकाय नाम का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जो पाली भाषा में है। उसमें बुद्ध के एक शिष्य है कच्चान। वो एक राजा से तर्क करते हैं। अच्छा, क्या तर्क देते हैं वो?
वो राजा से पूछते हैं कि अगर कोई शूद्र बहुत धनी हो जाए तो क्या कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य उससे विनम्रता से बात नहीं करेगा? क्या वो उसे अपना सेवक नहीं बना सकता? तो राजा क्या जवाब देते हैं? राजा को मानना पड़ता है कि हाँ, अगर शूद्र धनी है तो बाकी वर्ण के लोग भी उससे विनम्रता से ही बात करेंगे और वो उन्हें अपना सेवक भी बना सकता है। तब कच्चन पूछते हैं, तो फिर इस आधार पर क्या चारों वर्ण समान नहीं हो गए? ये तो बहुत तार्किक बात है। बिल्कुल, बौद्ध धर्म का यही मानना था कि सामाजिक हैसियत सिर्फ जन्म से तय नहीं होती, बल्कि कर्म से, ज्ञान से और धन से भी बदल सकती है। तो क्या उस समाज में धन कमाना और जमा करना ही सम्मान का एकमात्र आधार था या कोई और नजरिया भी था? एक और नजरिया भी मौजूद था, खासकर अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, प्राचीन तमिलकम में, जो लगभग 2000 साल पहले का समय है। तमिलकम, वहाँ क्या अलग था? वहाँ के समाज में ना उदारता का मतलब अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटने का बहुत ज्यादा मान था। जो सरदार या छोटे राजा होते थे वो कवियों और चारणों के संरक्षक होते थे, उन्हें दान देते थे। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें संगम साहित्य की कविताओं से पता चलता है। जैसे पुरनानुरु नाम का संग्रह है, उन कविताओं में अमीर गरीब का भेद तो दिखता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी साफ झलकती है कि जिनके पास संसाधन हैं वो उन्हें दूसरों के साथ, खासकर जरूरतमंद कवियों और कलाकारों के साथ साझा करें। कोई खास कविता याद है आपको? हाँ, एक कविता है जिसमें एक कवि अपने संरक्षक का वर्णन करता है, जो खुद बहुत अमीर नहीं है, शायद गरीब ही है, लेकिन फिर भी बहुत उदार है। वो कहता है कि संरक्षक इतना उदार है कि अगर कवियों की भूख मिटाने के लिए उसे युद्ध करके धन लाना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग मूल्य व्यवस्था है। जी, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इन सारे स्रोतों से हमें एक बहुत ही जटिल, बहुरंगी तस्वीर मिलती है। प्रारंभिक भारतीय समाज में रिश्तेदारी, विवाह, सामाजिक दर्जे को लेकर ब्राह्मणीय आदर्श तो थे, जैसे पितृवंशिकता, बहिर्विवाह, वर्ण व्यवस्था, ये सब मौजूद थे। हाँ, थे तो। लेकिन साथ ही बहुत सारी क्षेत्रीय विविधताएं थीं, जैसे हमने सातवाहनों के अंतर्विवाह की बात की। नियमों को चुनौतियां भी दी जा रही थी, जैसे गैर क्षत्रिय राजा बन रहे थे या बौद्ध धर्म जैसे वैकल्पिक विचार सामने आ रहे थे। और वैकल्पिक मूल्य प्रणालियां भी थीं, जैसे तमिलकम में उदारता का महत्व। बिल्कुल। तो नियम एक तरफ थे और असलियत दूसरी तरफ, और दोनों के बीच हमेशा एक तनाव, एक संवाद चलता रहता था। और महाभारत जैसे ग्रंथ वो सिर्फ नियम नहीं बताते, बल्कि इन बहसों को, इन बदलावों को, इन विरोधाभासों को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। एकदम सही। इसीलिए ये एक स्थिर कहानी नहीं है, बल्कि एक कह सकते जीवंत ग्रंथ है, एक डायनामिक टेक्स्ट है। ये सदियों में विकसित हुआ और इसे अलग अलग समय में अलग अलग समाजों ने अपने अपने तरीके से समझा है, सुनाया है। हाँ, जैसे आपने इस समकालीन लेखिका महाश्वेता देवी का जिक्र किया था, उन्होंने महाभारत की एक प्रसंग, लाक्षागृह वाली घटना को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा है, एक निषादी महिला के नजरिए से। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कहानियां आज भी जिंदा हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। और सोचिए, महाभारत को इतिहास कहा गया, ऐसा ही था। क्या सिर्फ नियमों, कानूनों या फिर पुरातत्व से मिले तथ्यों से ही हम अतीत को पूरी तरह समझ सकते हैं? शायद नहीं। या फिर उन कहानियों पर ध्यान देना जैसे महाभारत अपनी सारी परतों, अपनी सारी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ जो लोग अपने अतीत के बारे में कहते और सुनते आए हैं, क्या ये हमें उस समाज की सोच, उसके मूल्यों, उसकी आत्मा की ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची समझ नहीं दे सकता? इस पर विचार करने जैसा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। आज के इस गहन मंथन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के